प्रीलिम्स विशेष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के विषयों पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। ये सभी विषय यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला विषय बीडी सेकटकर समिति की अनुशंसा से संबंधित है। लेफ्टिनेंट जनरल बीडी सेकटकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति के सुझावों को सरकार ने मान लिया है। आपको बता दें कि ये समिति 2016 में बनी थी। चलिए देखते हैं कि सेकटकर समिति के क्या क्या सुझाव हैं। पहला, सड़क निर्माण में तेजी लाना। दूसरा, सीमा सड़क संगठन जिन सड़कों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं है उनके लिए बाहरी एजेंसियों का सहारा लेना। तीसरा, 100 करोड़ से अधिक की लागत वाली सभी कामों के लिए अभियंत्रण क्रय संविदा को अनिवार्य रूप से अपनाना। चौथा, घरेलू और विदेशी क्रय के लिए बीआरओ की क्रय शक्ति को वर्तमान में 7.5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया जाए। पांचवा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ वन विभाग और पर्यावरण विभाग जैसी वैधानिक अनुमतियों का उल्लेख होना चाहिए। छठा, जब 90% वैधानिक अनुमति मिल जाए तभी किसी को काम दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भविष्य में होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट को जीडीपी का 2.5 से 3% करने का सुझाव समिति द्वारा दिया गया है। दूसरा विषय, अफगानिस्तान पावर शेयरिंग डील। महीनों की राजनीति अनिश्चितता को समाप्त करते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला ने शक्ति विभाजन का एक समझौता कर लिया है। चलिए जानते हैं कि इनके बीच विवाद था क्या। पिछले सितंबर में अफगानिस्तान में चुनाव हुए थे जिसमें गनी और अब्दुल्ला दोनों ने जीतने का दावा किया था और दोनों ने अलग अलग उद्घाटन समारोह भी आयोजित किए थे। अफगान चुनाव आयोजन के अनुसार कम ही वोटों से सही पर अशरफ गनी चुनाव जीते थे, परंतु अब्दुल्ला का आरोप था कि चुनाव के परिणामों में धांधली हुई है। लंबी राजनीतिक अनिश्चितता के बाद इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया है। इस समझौतों के मुख्य बिंदु को जानते हैं। गनी ही राष्ट्रपति बने रहेंगे। यदि तालिबान में शांति वार्ता होती है तो उसका नेतृत्व अब्दुल्ला करेंगे। अब्दुल्ला को राष्ट्रीय सामंजस्य उच्च परिषद का प्रमुख बनाया जाएगा। अब्दुल्ला के दल के कुछ सदस्यों को गनी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। सामंजस्य परिषद अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों को देखेगी और उसका अनुमोदन करेगी। तीसरा विषय घड़ियाल से संबंधित है। कोविड-19 के चलते हुए तालाबंदी के बीच घाघरा नदी में 40 घड़ियाल छोड़ दिए गए हैं। घड़ियाल भारतीय उपमहाद्वीप मूल का सरीसृप है जो मछली खाने के लिए जाना जाता है। IUCN की सूची में इसे विकट रूप से संकटग्रस्त यानी CE बताया गया है। जिन जलाशयों आदि में घड़ियाल पाए जाते हैं वे हैं राष्ट्रीय चंबल आश्रयणी, कतरनियान घाट वन्यजीव आश्रयणी और सोन नदी आश्रयणी की नदियां तथा ओडिशा के सतकोसिया गोर्ज आश्रयणिया में महानदी का वर्षा वन क्षेत्र। यह एक मगरमच्छ है जिसका नाम घड़ियाल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पुरुष मगरमच्छ के थूथने के अंत में एक घड़े जैसा उभार होता है। चौथा विषय ट्रैवल बबल या यात्रा बुलबुला से संबंधित है। कोविड-19 के चलते हुए तालाबंदी के पश्चात अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए बाल्टिक क्षेत्र के देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है जिसे यात्रा बुलबुला या ट्रैवल बबल नाम दिया गया है। इस योजना से आशा की जा रही है कि महामारी के इस दौर में कम से कम विश्व के कुछ भागों की अर्थव्यवस्था चलती रहे। चलिए जानते हैं कि यात्रा बुलबुला या ट्रैवल बबल क्या है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम है जो उन देशों ने बनाया है जहां कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में अच्छी सफलता मिली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाल्टिक क्षेत्र के देश आपस में व्यापार संबंध फिर से जीवित करेंगे और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया देश के निवासी एक दूसरे देश में बिना क्वारंटीन में गए मुक्त रूप से रेल, हवाई जहाज और समुद्री जहाज से यात्रा कर सकेंगे। इस क्षेत्र में दूसरे देशों से आए लोगों के लिए 14 दिनों के क्वारंटीन से गुजरना होगा। पांचवा विषय मध्यम इकाइयाँ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME की परिभाषा को बदलने के बाद भारत सरकार ने मध्यम इकाइयों के लिए निवेश एवं टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 50 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। आइए जानते हैं कि इससे जुड़े मुख्य बिंदु क्या हैं। संशोधित परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए से कम के कारोबार वाली किसी कंपनी को सूक्ष्म यानी कि माइक्रो के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
जबकि 10 करोड़ रुपए तक के निवेश और 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनी को छोटे यानी स्मॉल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। छठा विषय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। प्रत्येक वर्ष 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष की थीम क्या है। इस वर्ष की थीम हमारे समाधान प्रकृति में है, अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर है। इसका उद्देश्य लोगों में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 22 मई 1992 को नैरोबी में जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD के पाठ को स्वीकार किया गया था। इसलिए 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।